हेलो दोस्तों, अपन कक्षा 12वीं जीव विज्ञान विषय की पहली यूनिट जो है आवृत बीजी पादपों में जनन और विकास के बारे में कुछ पूर्व में जो अपन ने वीडियो बनाया है उसमें चर्चा कर चुके हैं। आगे अपन इसमें किस प्रकार से जनन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और जनन के अंदर अलैंगिक जनन का जो भाग है एपोमिक्सिस उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अपने मित्रों, अपन ने पहली यूनिट शुरू कर दी है आवृत बीजी पादपों में जनन एवं विकास। मित्रों, अपन ने पूर्व में जो पढ़ा है वो ये पढ़ा था कि किस प्रकार से लैंगिक जनन के अंदर युग्मनज या जायगोट का निर्माण होता है और उसके अंदर भ्रूणोद्भवन की क्रिया होती है जिसको अपन एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहते हैं, भ्रूणोद्भवन, और इससे जो है वो भ्रूण का विकास होता है। ठीक है ना। फिर इसी भ्रूण के अंदर जो है डेवलपमेंट या परिवर्धन होता है, परिवर्धन, और परिवर्धन होने के बाद में है वो संतति का निर्माण होता है ना। अब मित्रों, यहाँ पे खास देखने लायक बात है कि अपन ने पूर्व में चर्चा की थी कि जो युग्मक बनता है वो n प्रकार का होता है और युग्मनज बनते ही दोनों प्रकार के युग्मक आपस में संलयित होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। ठीक है ना। और युग्मनज का निर्माण करते तो वो वापिस 2n हो जाता है। देखिए, तो ये क्या हो गया 2n, ये भ्रूण भी क्या हो गया 2n। यहाँ पे लगातार क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। फिर ये भी भ्रूण आगे जाकर क्या होगा, परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होने के बाद में संतति भी क्या होगी 2n होगी। तो इसका मतलब अपन देखें कि अब देखो ये जो संतति है वो कैसी है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी है, बीजाणुद्भिद, जिसको अपन स्पोरोफाइट भी कहते हैं ना, स्पोरोफाइट स्टेज भी कहते हैं ना। अब देखिए युग्मनज का निर्माण कैसे हुआ था, युग्मकों के संलयन से। ठीक है ना। और युग्मक कैसा था, गैमेटोफाइट, n प्रकार का था। तो आपको अगर यदि पूछा जाए कि बीजाणुद्भिद पीढ़ी की पहली अवस्था कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, युग्मनज। ये आपके आगे की स्टडी के लिए ठीक रहेगा। तो यहाँ पे हमको भूलना नहीं है कि युग्मनज जो होता है, युग्मनज जिसे हम कहते हैं जायगोट, बीजाणुद्भिद पीढ़ी, बीजाणुद्भिद पीढ़ी की फर्स्ट स्टेज या प्रथम अवस्था होती है। ये अपन ने एक मुख्य बात पढ़ी। आगे हम पढ़ेंगे कि जो ये जनन होता है उसके अंदर पादपों के लैंगिक अंग पुंकेसर तथा स्त्री केसर भाग लेते हैं, है ना। तो ये सामान्य सी बात है। तो लैंगिक जनन के अंदर पादपों के पुंकेसर तथा स्त्री केसर भाग लेते हैं, है ना। ये भी अपन मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन में पादपों के सेक्सुअल ऑर्गन या लैंगिक अंग पुंकेसर तथा स्त्री केसर भाग लेते हैं। मित्रों, पुंकेसर को एंडोसियम भी कहते हैं और स्त्री केसर को जाइनोसियम भी कहते हैं। पुंकेसर जो है वो पादप का नर भाग है, स्त्री केसर है वो मादा भाग है। अब थोड़ा सा यहाँ पे जो कंफ्यूजन अपने अंदर ये है वो अपन पढ़ते हैं कि ये मानो ये जैसे कि मैंने ये पुंकेसर बनाया, ठीक है ना।
तो पुंकेसर सामूहिक रूप से जो है, ये सामूहिक रूप से पुंकेसर, ये कहलाएंगे उमंग। और यदि एक उमंग होता है, यदि एक उमंग होता है ना, केवल एक, तो ये आपके कहलाएगा पुंकेसर। ठीक है। इस पुंकेसर के भी 3 भाग है। इसको कहते हैं फिलामेंट कहते हैं इंग्लिश में, या फिर पुतंतु, इसको योजी कहते हैं, हाइफी कहते हैं, इसको कहते हैं योजी, और इसको कहते हैं पराग कोश। मित्रों, ये जो पराग कोश है, इसका यदि अपन सेक्शन काटे तो ये इस प्रकार से दिखेगा। इसका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं अपन, तो इस प्रकार से ये दिखता है ना। इसको मैंने काट के आपको सेक्शन बताया ना, जिसे अनुप्रस्थ काट कहते हैं। तो इसके अंदर से ये देखो, इस प्रकार से ये यदि इसके 2 भाग हो गए, तो ये कितने पालित हो गया, ये 1 और ये 2। तो ये किस प्रकार का पुंकेसर है, द्विपालित। इस द्विपालित पुंकेसर के भाग पराग कोश के अंदर है, वो क्या बनती है, लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी को माइकोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। तो देखो, एक यहाँ पे लघु बीजाणुधानी बनेगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस प्रकार से ये जो पराग कोश है पुंकेसर, ये कैसा है, द्विपालित। आपको यदि पूछे कि द्विपालित पराग कोश में कितनी लघु बीजाणुधानियां होगी, 4। यदि एक पालित है, एक ही पाली हो, तो उसमें कितनी होगी, 2 होगी। तो द्विपालित के अंदर 4 है, वो लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। इसके अंदर ही किनका निर्माण होता है, परागकण या लघु बीजाणु। देखिए, अब आप क्या कहते हैं, परागकणों को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु। अब अपन आगे देखते हैं कि जो लैंगिक जनन की आवश्यकता क्या क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये भी अपने एक टॉपिक है कोर्स के अंदर। तो लैंगिक जनन की आवश्यकताओं के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो मित्रों, लैंगिक जनन की आवश्यकता है, यानी कि कहने का मतलब है लैंगिक जनन कब होगा, लैंगिक जनन की आवश्यकता। तो मित्रों, पहला अपन को पता है कि लैंगिक जनन के अंदर लैंगिक अंग भाग लेते हैं, वो कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। तो पहले युग्मकों का निर्माण होगा। तो पहले क्या होगा, युग्मक निर्माण। तो इसमें लिखेंगे जननांगों में युग्मक। यहाँ पे हम देखिए कि युग्मक कोई भी हो सकता है। यदि मादा वाला भाग होगा तो मादा युग्मक का निर्माण होगा, और नर होगा तो नर वाले भाग का निर्माण होगा। एन का निर्माण होता है, निर्माण होता है। फिर क्या आगे क्या होगा, आगे आपको पता है कि युग्मक बनेंगे, वो क्या होंगे, आपस में संलयित होंगे। तो दूसरी जो है वो क्रिया कौन सी होगी, युग्मक संलयन, जिसको अपन फ्यूजन भी कहते हैं, है ना। यहाँ पे गैमेट होगा, क्या होगा, फ्यूजन होगा, है ना। तो इसके फलस्वरूप लिखेंगे, इसके फलस्वरूप द्विगुणित, क्योंकि n होंगे, दोनों युग्मक मिल जाएंगे, n और n, और किस प्रकार से हो जाएंगे, द्विगुणित हो जाएंगे। इसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। तो मित्रों, आपसे परीक्षा में यदि पूछा जाए कि लैंगिक जनन की आवश्यकता की जगह पूछे कि कौन कौन सी शर्तें हैं, कब होगा लैंगिक जनन, जब क्या होगा, युग्मकों का निर्माण होगा, और क्या होगा, युग्मकों का संलयन। तो ये दोनों शर्तें हैं, ये दोनों अगर ये क्रिया होती है तो ही वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अदरवाइज वो किस में जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है ना। तो ये ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंदर क्या होता है कि लैंगिक अंग भाग नहीं लेते हैं।
तो इसकी परिभाषा क्या होगी? देखो लैंगिक जनन में ये दोनों क्रिया हो रही है, तो इनके बिना यदि संतति का निर्माण होता है तो वो कैसा हो गया? अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? लिखेंगे अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक संलयन के बिना ही संतति का निर्माण होना, है ना। इन दोनों क्रियाओं नहीं होने पर भी यदि संतति का निर्माण होता है तो वो क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। निर्माण होना अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कहलाता है। अब मित्रों इसी के आगे एक डेफिनेशन है एसेक्सुअल के अंदर, वो कई बार है वो पेपरों में पूछी गई है, पूर्व में भी काफी बार पूछी जाती है ना। तो एक डेफिनेशन है असंगत जनन, असंगत जनन, या इसका एक अभिप्राय एक और नाम है एपोमिक्सिस। एग्जाम में आपको एपोमिक्सिस से नाम से ये डेफिनेशन पूछी जाती है, एपोमिक्सिस, है ना। कई बार वर्ड तो इंग्लिश है एपोमिक्सिस, लेकिन इस नाम से भी पूछा जा सकता है। तो एपोमिक्सिस किसे कहेंगे? तो पादपों में अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक संलयन के बिना यदि किसी संतति का निर्माण होता है ना, या फिर किसी जीव का निर्माण होता है ना, तो वो क्या होगा? एपोमिक्सिस। देखिए तो लिखेंगे पादपों में अर्धसूत्रण तथा युग्मक संलयन, युग्मक संलयन के बिना ही संतति उत्पन्न होना असंगत जनन, असंगत जनन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से इस बार आपके 2020-21 में, है ना। तो मित्रों मेन देखिए ये दोनों सिमिलर लग रही है आपको, ये दोनों सिमिलर लग रही है ना। इन दोनों में अंतर आ ही नहीं रहा है, तो इसको गहनता से समझेंगे कि ये है क्या, मेन वर्ड यही है। तो इसमें देखिए बहुत छोटी सी बात है कि यहाँ पर तो निर्माण होने की प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, और प्रोसेस के बाद में यदि किसी संतति का निर्माण हो जाता है, हो गई, तो वो किस क्रिया के द्वारा हुई है? एपोमिक्सिस। आप यूं कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन के अंदर यदि कोई संतति उत्पन्न हो जाती है तो वो क्रिया कौन सी हो गई? असंगत जनन। तो मतलब ये तो इसका एक असंगत जनन क्या इसका एक भाग है। यहाँ पे तो मैंने क्या लिखा? निर्माण होना, या आपको ये सिमिलर भी लग सकती है, लेकिन असंगत जनन के अंदर मुख्य अंतर क्या वो देखेंगे? उत्पन्न होना। जैसे केला ले लो, तो सामान्य सभी पौधों के लिए या सभी जीवों के लिए कहीं पे भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो प्रोसेस है एक, है ना। लेकिन कोई उत्पन्न हो गया, जैसे केले के अंदर कायिक जनन होता है, तो वो भी एक अलैंगिक जनन का ही भाग है। तो उत्पन्न होगा तो वो किसके अंदर आएगा? एपोमिक्सिस के अंदर। ये एक डेफिनेशन थी। आगे हम इसके और आगे है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।